हाय लबासना ड्रीमर्स, आज तारीख है 1 जून 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम कार्टून की जिस समझेंगे। कार्टून में सोशल डिस्टेंसिंग की जगह पर पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग को दिखाया गया है। ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, और ये कोरोना वायरस की लड़ाई में अकेले लड़ रहे हैं। जो इनकी अलाइज पार्टीज़ के लोग हैं करें वो इनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, और अपोजिशन पार्टी से तो इनको बिल्कुल भी सपोर्ट हासिल नहीं हो रहा। तो इस पूरे कार्टून में यही दिखाया गया है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रही हैं कि पॉलिटिकल डिस्टेंस का पालन कर रही हैं, और वो कोरोना के अगेंस्ट में एक होकर के नहीं लड़ रही हैं, वो अलग अलग तरीके से। राइट। तो बीजेपी तो बिल्कुल से पीछे खड़ी ही करे, मैंने तो मदद ही नहीं करना। राइट। तो चलिए अब आर्टिकल अपना डिस्कस स्टार्ट करते हैं। पहला वाला आर्टिकल रेलिवेंट नहीं है, ये पॉलिटी से रिलेटेड है। मीन एक पॉलिटिकल पार्टी का की कौन सी आइडियोलॉजी होती है, वो किसको फॉलो करते हैं, और कौन किसको फेवर करता है, तो बेसिकली उसी पर है, तो इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। रेलिवेंट आर्टिकल है ये चाइनीज़ डिप्लोमेसी के रिगार्डिंग है, जो हमारा सेकेंड वाला आर्टिकल है, बड़ा आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आर्टिकल में मेंशन नहीं है, लेकिन बिना उसको समझे आप आर्टिकल को समझ नहीं सकते हो, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो पीआरसी इस्टेब्लिश होता है 1949 में। तो माओ के लीडरशिप पे चाइना, जो आज की चाइना है, वो चाइना बन पाती है। और आपको पता होगा कि चाइना की खुद की आर्मी नहीं है, वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक, पीआरसी है, तो उसके पास आर्मी है, चाइना के पास आर्मी नहीं है। जबकि इंडिया के पास क्या है कि इंडिया के किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास वहाँ आर्मी नहीं है, बल्कि इंडिया के पास आर्मी है। बट चाइना के साथ केस डिफर करता है। तो इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस क्या किया जाता है कि चाइना की जो डिप्लोमेसी है वो बदल रही है, समय दर समय पर बदलती जाती है। माओ के समय में इन द ईयर ऑफ 1949 जब चाइना इस्टेब्लिश होता है, तो ठीक एक साल के बाद ही वो तिब्बत को एक्वायर कर लेते हैं। लाइक 1950 के बाद से वो पूरी कंट्रोवर्सी चलती रहती है, और फाइनली 1959 तक तिब्बत को भी एक्वायर वो लोग कर लेते हैं। तो एक डिप्लोमेट रहते हैं वहाँ के, ठीक, जिसे बोला जाता है कि चाओ इन लाई। तो चाओ इन लाई इतने अच्छे डिप्लोमेट थे, तो उन्होंने कुछ डिप्लोमेसी के यूनाइटेड फ्रंट नामक कॉन्सेप्ट दिया। तो यूनाइटेड फ्रंट में क्या था कि उनका कहना यह था कि कभी भी आप आइसोलेशन में मत जाओ। जो अ, चाओ इन लाई जो डिप्लोमेट थे, उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट नामक एक कॉन्सेप्ट दिया। अब यूनाइटेड फ्रंट कॉन्सेप्ट में तीन बातें मेंशन थी। पहली बात कि आप कभी भी पूरी दुनिया में अकेले मत पड़ो, मीन आप आइसोलेशन में मत जाओ। सेकेंड थिंग कि यूएसएसआर और अमेरिका, इन दोनों के अलावा, मीन जो इनके फेवर में ना हो, उनके अलावा जो भी कंट्रीज़ हों, आप उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को मेंटेन करो। और तीसरी बात कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं कह रहे उसमें आप फूड डालो, और फूड डाल करके मीन उनको अपने फेवर में लेने की कोशिश करो। तो ये क्या था कि चाओ इन लाई की डिप्लोमेसी थी। तो चाओ इन लाई, ये उस वक्त की बात है कि जब चाइना इस्टेब्लिश होता है तो चाइना को कोई रिकग्नाइज नहीं करता था। और आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में कौन सी कंट्री मीन इमर्ज होगी, कौन सी कंट्री, वो यूनाइटेड नेशंस ऑथराइज नहीं करता कि कौन सी कंट्री का नाम है या नहीं है, या कौन सी कंट्री एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। ये बेसिकली एक फॉर्मल तरीके से पूरी दुनिया की कंट्रीज़ अगर किसी कंट्री को मान लें कि हाँ ये अलग कंट्री है, तो वो एक अलग कंट्री के रूप में उभर करके आ सकती है। लेकिन उस वक्त पीआरसी, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को कोई मान्यता नहीं देता था, बल्कि इंडिया पहली ऐसी कंट्री थी जिसने पीआरसी को मान्यता दी थी कि हाँ चाइना को हम चाइना मानते हैं। इंडिया पहला ऐसा कंट्री था, ठीक है। इवन इंडिया ने जब चाइना ने तिब्बत को एक्वायर कर लिया, तो इंडिया पहला ऐसा कंट्री था जिसने ये बोला कि ठीक है कि तिब्बत पे तो चाइना का बहुत समय से रूल होता आ रहा है, तो चाइना ने तिब्बत को एक्वायर कर लिया तो कोई इशू नहीं। जबकि इंडिया ने जब जम्मू एंड कश्मीर वाले हिस्से पर जब कब्जा किया, मीन उस पर एनेक्स किया, तो चाइना ने सपोर्ट नहीं किया। जबकि इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने तिब्बत वाले केस पर चाइना को सपोर्ट किया था। तो इस पूरी चीज़ों को, मीन इस पूरी डिप्लोमेसी को ये चाओ इन लाई की सक्सेसफुल रणनीति का एक हिस्सा माना जाता है। कि चाओ इन लाई करते क्या थे कि बिल्कुल गुपचुप रहते थे, और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को पूरे वर्ल्ड लेवल पर रिकग्निशन दिलवाने में कह रहे उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। कह रहे मेजर लीडर तो माओ रहते हैं, लेकिन माओ सारे काम, डे टू डे एक्टिविटीज़ के सारे काम माओ नहीं किया करते थे। डे टू डे एक्टिविटीज़ के इन अदर वर्क तो ये चाओ इन लाई क्या करते थे। और चाओ इन लाई और माओ की जोड़ी 1976 तक चलती आती है।
तो उस वक्त तक चाइना क्या करता था, चाइना किसी और दूसरी दूसरी कंट्रीज़ के इंटरनल अफेयर पर इंटरफेयर नहीं करता था और केवल खुद को डेवलप करने पर, केवल केवल खुद की डिप्लोमेसी में पर फोकस करता था कि केवल मुझे स्टडी तरीके से डेवलप होना होना है। और उन्होंने ऐसी डिप्लोमेसी को डेवलप किया था जैसे अपने अंदर के जो चाओ इनलाई थे इतने अच्छे डिप्लोमेट थे कि इन्होंने अपने अंडर एक पूरी पूरी जनरेशन को विकसित किया। इन्होंने अपने लोगों को सिखाया कि जब आप चाइना को किसी दूसरी कंट्री में अगर आप क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे होगे, तो अगर चाइना के फेवर में कंडीशन है तब तो चाइना की जो फेवरेबल चीज़ें हैं, जो डिप्लोमेसी है, आप उसको आगे बढ़ाओ, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाओ। लेकिन अगर कंडीशन चाइना के फेवर में नहीं है, तो जिस तरह से एक मछुआरा होता है, जब उसे मछली पकड़नी होती है, तो जब धारा के साथ जब मछलियाँ आ रही होती हैं तब तो बहुत तेज़ी से मछलियाँ पकड़ता है, लेकिन जब मछलियाँ नहीं आ रही होती हैं तो बहुत शांति के साथ नाव को खड़ा करके वो सिर्फ वेट करता है और इंतज़ार करता है। तो वही तो ये सेम काम चाओ इनलाई ने अपने लोगों को सिखाया था कि आप किसी अनदर कंट्री में अगर आप चाइना को रिप्रेजेंट करते हो और चाइना के फेवर में कंडीशन नहीं है, तो आप चुपचाप केवल समय को गुजरने दोगे, क्योंकि समय के साथ सब कुछ ठीक होने लगता है। तो ये पूरी डिप्लोमेसी 1976 तक चलती आती है। और उस वक्त क्या था कि इकोनॉमिकली वो उतने लिबरल थॉट के नहीं थे। उस वक्त वहाँ पर कम्युनिज्म चलता था, मीन सारा कुछ इस स्टेट के हाथ में हुआ करता था। लेकिन बदलता क्या है, सिनारियो बदलता है 1976 में। मीन माओ की मौत हो जाती है, ठीक है, एक साल के बाद चाओ इनलाई की भी मौत हो जाती है। लेकिन चाओ इनलाई की डिप्लोमेसी को आगे आने वाले लीडर्स ने भी फॉलो किया। और बेसिकली उन्होंने क्या किया कि अपने पावर को छिपा करके रखा कि हाँ मेरे पास पावर है लेकिन मैं ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, और केवल चुपचाप तरीके से केवल ऑब्जर्वेशन पर जाते थे। आने वाले लीडर कौन थे, 1976 से चाइना में कौन सा लीडर आ जाता है, उन्हें बोला जाता है कि डेंग जियाओपिंग बोला जाता है। नाम थोड़ा सा अजीब है, डेंग जियाओपिंग नाम है उनका। तो 1976 से लेकर के 1997 तक उनकी लीडरशिप में रहती है। कह रहे इतने बड़े बड़े लीडर्स थे, इन्होंने कभी मीन किसी को प्रवोक नहीं किया, ज़बरदस्ती किसी इंटरनेशनल फोरम में या लीडरशिप रोल को लेने की कोशिश नहीं की, केवल इकोनॉमिक रिफॉर्म और अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में लगे रहे। लेकिन अगर आज की डिप्लोमेसी देखें चाइना की, तो चाइना कर क्या रहा है कि चाइना इंटरनेशनल फोरम पे लीडरशिप रोल पाने की कोशिश करता है। और जो आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, इससे पहले जो डेंग जॉम्पिंग थे वो क्या करते थे कि हमेशा बातों से काम किया करते थे। चाओ इनलाई का रणनीति क्या था कि पहले बात करो, और अगर बातों से बात नहीं बनती है तो देन फिर उनके ऊपर अटैक करो, देन उनके ऊपर फिर टफ डिसीजन लो। लेकिन अभी आज की डिप्लोमेसी क्या है कि वो पहले बात नहीं करते हैं, वो केवल सीधे सीधे टफ डिसीजन ले लिया करते हैं। तो इस पूरे आर्टिकल में यही बताया जाता है कि चाइना की डिप्लोमेसी टाइम के साथ बदली है। 1949 में जब माओ लीडरशिप में थे, उसके बाद से 1976 में जब डेंग ज़ाओपिंग आते हैं, उसके बाद से अभी 8 साल से इसमें जी जिनपिंग है। तो जी जिनपिंग के कार्यकाल में कह रहे हैं उस पूरी डिप्लोमेसी को बदल दिया गया है जो पहले चाइना फॉलो किया करता था। चाइना कभी भी अपनी पावर को दिखाता नहीं था, वो न्यूक्लियर टेस्ट करता जाता है। इवन 1972 में उसको चाइना को पूरी दुनिया रिकग्नाइज करती है 1972 में। अमेरिका चाइना को, जो आज की चाइना है, उसे चाइना नहीं मानता था। 1972 में निक्सन के टाइम में उसे चाइना को रिकग्निशन मिलता है। तो कह रहे हैं कि चाइना ने अपना काम तो किया लेकिन कभी भी उतना ज़्यादा दिखावा नहीं किया। लेकिन आज की डिप्लोमेसी क्या कर रही है, उसका दिखावा कर रही है। इस पूरे आर्टिकल में यही बात किया जा रहा है। ठीक, थोड़ा रेलिवेंट आर्टिकल था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो चाओ इनलाई की जो डिप्लोमेसी है वो इवन हम लोग एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और जीएस पेपर 2 में भी यूज कर सकते हैं, और जीएस पेपर 1 में भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए। अमेरिका में हुआ क्या है कि एक ब्लैक पर्सन होता है, वो कोई सामान खरीदने के लिए जाता है और उसके पास $20 के आसपास, $20 मीन आप ये समझो कि हाँ $20 के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। और कुछ ऐसे केस होता है तो दुकानदार करता क्या है, पुलिस को बुला लेता है। और पुलिस यूजुअली करती क्या है कि किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में होगा कि पहले पकड़ के लेके जाएगी, पूछताछ करेगी। लेकिन होता क्या है कि पुलिस की पूछताछ में वो ब्लैक पर्सन में मर जाता है। ठीक, और एक वीडियो वायरल हो जाता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, और पुलिस वाले उसके गर्दन पर अपना नील रखे हुए हैं। तो पूरा वो वीडियो वायरल होता है कि किस प्रकार से एक ब्लैक पर्सन को पूरा एक रेसिज्म वहाँ पे अमेरिका में फैला हुआ है।
ये पूरा आर्टिकल उसी के रिगार्डिंग है। बात क्या करते हैं कि अमेरिका में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट रेस के लोग हैं, मीन इंडियंस भी रहते हैं, अफ्रीकन भी रहते हैं, और पूरी दुनिया से लोग अमेरिका में जा कर के रहते हैं। लेकिन बराक ओबामा भी एक अश्वेत व्यक्ति थे, मीन काले पर्सन थे, जो वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं। कह रहे जब जब इतना एक वहाँ पर एक ब्लैक पर्सन एक प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन उसके बावजूद जो वहाँ की पुलिस है, कह रहे वहाँ पे ब्लैक लोगों पर इतना ज़्यादा रेसिज्म करती है एंड ऑल, उस पर पूरे दंगा फसाद होने लगता है, मीन पूरा वायलेंस इकट्ठा हो जाता है। पूरा आर्टिकल उसी के रिगार्डिंग है। फिर बोलते क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे पूरे अच्छे से हैंडल नहीं किया, और उन्होंने कोई भी काम स्टेटमेंट नहीं दिया कि इस जिससे कि ये पूरा दंगा रोका जा सके, क्योंकि केस काफ़ी सीवियर था कि एक पुलिस वाले के हाथों एक अश्वेत व्यक्ति की मौत हो जाती है, और वो भी केवल इंक्वायरी के दौरान, जब जब वो लोग उसे पकड़ करके लेकर के जा रहे थे। और उसके गर्दन पर उन्होंने क्या किया था कि अपने अपने हाथों से उसे सांस लेने नहीं दिया, और वो बेसिकली घुटन से मर जाता है, और वो वीडियो वायरल हो जाता है। तो अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी में करें ये चीज़ें उतना ज़्यादा वैलिड नहीं है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि अमेरिका में ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला भी आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है जो डिस्कस करने के लिए, वो रिगार्डिंग द है इट्स टाइम फॉर द यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यहाँ पर बात क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन 5G की टेक्नोलॉजीज़ आने वाली हैं, तो होगा क्या कि ऑटोमेशन का ज़माना आ जाएगा। तो जो आईटी सेक्टर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कह रहे वो बड़ा बड़ा फ़ायदा कमाएंगी। और आईटी सेक्टर की अगर केवल 4 कंट्रीज़ का अगर रेवेन्यू देखा जाए तो 4 ट्रिलियन के आसपास है। तो 4 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी अगर किसी के पास है, इतना धन किसी के पास है, तो अनएम्प्लॉयबिलिटी बड़ी ऑब्वियस से बात है बढ़ेगी। तो अनएम्प्लॉयबिलिटी को काउंटर करने के लिए यहाँ पर राइटर कहते क्या है कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इंडिया में फॉलो करना चाहिए। 7,000 रुपये के आसपास कि अगर हम 7,000 रुपये किसी एक पर्सन के हाथ में देते तो इंडिया की जीडीपी का केवल 4% ही खर्चा होगा। इंडिया के जीडीपी का केवल 4% ही उस पर खर्चा होगा, और यूनिवर्सल बेसिक इनकम को प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये वाला भी आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। जितने रेलिवेंट आर्टिकल थे हमने सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।